आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे मगरबी बंगाल का आखिरी दिन 15,000 करोड़ रुपए के कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। कृष्णानगर और नाडिया में जलसे-आम से करेंगे खिताब। मगरबी बंगाल के बाद पीएम मोदी एक रोजा दौरे पर पहुंचेंगे बिहार। औरंगाबाद और बेगूसराय को तरक्याती मंसूबों का देंगे तोहफा। 34,800 करोड़ रुपए के कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का करेंगे आगाज। इस तंजीम का कयाम ताउन के जरिए खुशहाली के हदफ को हासिल करने के लिए एक अहम कदम। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश को कानूनी नोटिस भेजा। नोटिस में दोनों लीडरों पर सोशल मीडिया पर वजीर के खिलाफ गुमराहकुन और तौहीन आमेज मवाद शेयर करने का इल्जाम। महकमा मौसमियात ने कई रियासतों में शदीद बारिश और बर्फबारी का रेड अलर्ट किया जारी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मगरबी उत्तर प्रदेश, शिमाली मध्य प्रदेश और मशरक़ी राजस्थान में बारिश और ज़ालाबारी का है इम्कान। अमरीकी सदर जो बाइडन का गजा में तैयारे से खुर्दनी अशिया भेजने का ऐलान। 112 फिलिस्तीनियों की हलाकत के बाद अमरीकी इंतजामिया ने किया ऐलान। और रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच आज से होंगे शुरू। पहले सेमीफाइनल में तमिलनाडु और मुंबई होंगे आमने सामने, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में विदर्भ का मुकाबला मध्य प्रदेश से होगा। रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में मुंबई की जानिब से श्रेयस अय्यर खेलेंगे। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और अभी तक की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 3 रियासतों के दौरे पर हैं। पीएम आज बिहार पहुंचेंगे, जहां वो 21,400 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। इन प्रोजेक्टों के तहत बिहार में दरियाए गंगा पर 6 लेन वाला पुल समेत नमामि गंगे, यूनिटी मॉल और रेल जैसे मंसूबे शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 3 रियासतों के दौरे पर हैं। पीएम आज बिहार पहुंचेंगे, जहां वो 21,400 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। इन प्रोजेक्टों के तहत बिहार में दरियाए गंगा पर 6 लेन वाले पुल समेत नमामि गंगे, यूनिटी मॉल और रेल जैसे मंसूबे शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म पहले औरंगाबाद पहुंचेंगे, जहां वो 21,400 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दरियाए गंगा पर 6 लेन वाले पुल का भी संग बुनियाद रखेंगे, जिसे पटना रिंग रोड के एक हिस्से के तौर पर तैयार किया जाएगा। ये पुल मुल्क के सबसे तवील दरिया के पुलों में से एक होगा। वज़ीर-ए-आज़म बिहार में नमामि गंगे के तहत तकरीबन 2,190 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करदा 12 प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पटना में यूनिटी मॉल का संग बुनियाद भी रखेंगे। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर होने वाले इस प्रोजेक्ट का तस्वुर बैनुल-अक़वामी टेक्नोलॉजी, डिजाइन और खूबसूरती को शामिल करते हुए एक जदीद तरीन सहूलत के तौर पर किया गया है। ये मॉल रियासतों, मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों और अजला को एक मकाम फराहम करेगा, जिससे वो अपनी मुनफरिद मसनूआत और दस्तकारी की नुमाइश कर सकेंगे। रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के लिए 36 बड़े स्टॉल्स और बिहार के हर जिले के लिए 38 छोटे स्टॉल्स होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे से वहां के लोग बहुत खुश हैं। आलोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मगरबी बंगाल दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। वज़ीर-ए-आज़म आज नाडिया जिले के कृष्णानगर में 15,000 करोड़ रुपए के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। इनमें बिजली, रेल और सड़क जैसे मंसूबे शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म पुरुलिया जिले में रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन फेज़ 2 का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मेजिया थर्मल पावर स्टेशन के यूनिट 7 और 8 के
फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम NH-12 के फरक्का रायगंज सेक्शन के 4 लेन सड़क के मंसूबे का भी इफ्तिताह करेंगे। तकरीबन 1986 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया यह प्रोजेक्ट ट्रैफिक की भीड़ को कम करेगा, कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। वजीर आजम मगरबी बंगाल में 940 करोड़ रुपए से ज्यादा के 4 रेल प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। इसके साथ ही वजीर आजम कृष्णा नगर में एक जलसयाम से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बेगूसराय दौरे के पेश नज़र वजारत पेट्रोलियम पूरी तरह तैयार है। वजारत पेट्रोलियम के आला अफसरान बेगूसराय में कैंप कर रहे हैं। DD न्यूज़ से बातचीत में डायरेक्टर रिफाइनरी शुक्ला मिस्री ने कहा कि बरौनी रिफाइनरी और पानीपत रिफाइनरी समेत कई रिफाइनरी की तोसी और पेट्रोकेमिकल की शुरुआत हो जाने से पेट्रोलियम मसनूआत के शोबे में भारत खुशहाल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को बरौनी रिफाइनरी के विस्तारीकरण, पेट्रोकेमिकल समेत देश भर के पेट्रोलियम परियोजनाओं का शिलान्यास शुभारंभ करने वाले हैं। और हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करेंगी शुक्ला मिस्त्री, जो डायरेक्टर रिफाइनरी हैं। वो दिल्ली से बेगूसराय पहुंची हैं। हम उनसे सीधे आपको रूबरू कराते हैं। मैम, कितना प्रोजेक्ट है और किस तरीके से कल का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है बरौनी रिफाइनरी समेत पेट्रोलियम के क्षेत्र में? Actually, it is our honor that Prime Minister visit कर रही है at बेगूसराय बरौनी, एंड इसी विजिट में बहुत सारी प्रोजेक्ट इनोग्रेट करेंगे। नाउ इसमें इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट बरौनी के लिए जो है कि पहले तो बरौनी का जो कैपेसिटी थे 6 मिलियन मीट्रिक टन, वो एक्सपैंड होकर हो रहा है 9 मिलियन मीट्रिक टन। उससे भी इम्पोर्टेंट होती है कि इसमें एक पेट्रोकेमिकल यूनिट है। अभी तक बिहार स्टेट में कोई पेट्रोकेमिकल प्लांट है ही नहीं है, एंड ये इसकी शुरुआत है। एंड ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट जिसकी नाम है पॉलीप्रोपिलीन, ये जब भी हमारी प्लांट से बनेंगे तो इसके डाउनस्ट्रीम यूनिट्स, छोटी छोटी यूनिट आने शुरू करेंगे। इसमें बहुत सारी मटेरियल जैसे आप देखा सिंटेक्स टैंक, देन आपकी चेयर, टेबल, हैंड ग्लोव्स, ये वो प्रोडक्ट में बनती है। सो ये प्लांट आने के बाद डाउनस्ट्रीम यूनिट बहुत सारी आएगा, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट होगा, और ये दिस विल चेंज इंटायर लैंडस्केप ऑफ बेगूसराय एज वेल एज बिहार। प्रधानमंत्री जी के आगमन से पेट्रोलियम के क्षेत्र में बहुत समृद्धि आएगी और देश में जो तेल की समस्याओं से कई बार जूझना पड़ता है, मुझे लगता है कि उसमें जो है सफलता मिलने वाली है। जरूर, क्योंकि आप जानते हैं एनर्जी डिमांड बढ़ रहा है और उसी के लिए हमारी एक्सपेंशन भी हो रही है। पानीपत रिफाइनरी एक्सपेंशन चल रहा है 15 मिलियन मीट्रिक टन टू 25 मिलियन मीट्रिक टन। बरौनी में ऑलरेडी बता दिया 6 मिलियन मीट्रिक टन से वो बन रही है आपकी 9 मिलियन मीट्रिक टन। और ये जो एक्सपेंशन हो रही है ये कल के दिन में कंट्रीज का डिमांड, एनर्जी डिमांड विल मीट। शुक्ला मिस्त्री जो डायरेक्टर रिफाइनरी हैं वो कह रही हैं कि ये जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है बरौनी रिफाइनरी में, इससे न सिर्फ बरौनी रिफाइनरी को बल्कि देश भर में जो पेट्रोलियम के क्षेत्र में कहीं न कहीं क्रांति आएगी और एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है, जिससे तमाम तरह की जो पेट्रोलियम पदार्थों की प्रचुरता है वो बढ़ेगी और क्राइसिस जो है वो हर हाल में खत्म होगा। कैमरामैन एजाज हुसैन के साथ राजेश राज, DD न्यूज़, बरौनी, बेगूसराय। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में शहरी कोऑपरेटिव बैंकों की तंजीम नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का आगाज करेंगे। इस तंजीम के क़याम को एक अहम कदम करार दिया जा रहा है, जिसका मकसद मुल्क को खुद कफील बनाने के लिए ताउन के जरिए खुशहाली के हदफ को हासिल करना है। इस इक़दाम का मकसद शहरी कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर को जदीद और मजबूत बनाना है, जिससे बैंकों और उनके सार्फिन दोनों को फ़ायदा पहुँचेगा। ये तंजीम कोऑपरेटिव बैंकों के लिए खुसूसी काम और खिदमात फराहम करने के साथ साथ बैंकों और रेगुलेटर्स के दरमियान राब्ते में सहूलत फराहम करेगी और शहरी कोऑपरेटिव बैंकों को दरपेश चैलेंजों को हल करेगी। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में कल दोपहर 1 बजे के करीब धमाका हुआ, जिसमें 9 लोग जख्मी हो गए। धमाके की इब्तिदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि यह पाकिस्तानी तंजीम या भारत में पाक प्रॉक्सी के जरिए शुरू किया गया था, लेकिन कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार ने वाक़े को हल्के में लेते हुए कहा कि यह कम शिद्दत वाला IED धमाका था। बम स्क्वाड, फॉरेंसिक और NIA की टीमें धमाके की तहकीकात कर रही हैं। उनका मजीद कहना था कि वाक़े की तहकीकात के लिए 7 से 8 टीमें तश्कील दी गई हैं। उसने दहशतगर्दाना वाक़े के पहलू को मानने से इनकार कर दिया है। 1 PM, there was a blast in the Rameshwaram cafe. It is a low incentive blast.
One youngster has come and kept a small bag, and it has been blasted after an hour. About 10 of them has been injured, and no one is seriously, but all of them are out of danger. But the sound has happened more. It is not a very big bomb which our officers are telling. मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि इंतहा पसंदों को कांग्रेस के जरिए हिमायत मिल रही है, इसलिए ये सब हो रहा है। हम स्ट्रांगली इसको कंडेम करते हैं। इसको एनआईए इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट इसको रेकमेंड करना चाहिए। इसके साथ ही साथ तो अभी जो पाकिस्तान जिंदाबाद वाला उसमें भी प्रूव हो रहा है। तो ये सब देखते हुए कांग्रेस अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण ही हुआ है। हमने पुलिस को भी बताया है, रेडिकलिस्ट को जो रेडिकलाइजेशन करते हैं, मूलभूतवादी ऐसे जो बोलते हैं, इन लोगों को एक तरफ से एनकरेजमेंट कांग्रेस पार्टी से मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, संरक्षण मिल रहा है। इसके कारण ये सब चीज हो रहा है। बरौनी खाद्य फैक्ट्री कभी मशरकी भारत के किसानों के लिए माश का एक बड़ा वसीला था और इसे बंद कर दिया गया था। इस इदारे की पीएम मोदी ने 2019 में बुनियाद रखी थी और अब आज इसका इफ्तिताह होने जा रहा है। ये खाद बिहार समेत मशरकी भारत के नौजवानों की नकल मकानी को रोक देगी। इस मामले पर हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने हिंदुस्तान फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड बरौनी फर्टिलाइजर फैक्ट्री के नायब सदर संजय गुप्ता से बातचीत की। 17 फरवरी 2019 को यह जो उर्वरक रसायन लिमिटेड है, इसका शिलान्यास पीएम मोदी ने किया था और 2 मार्च को अब इसका उद्घाटन किया जा रहा है। इसे राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। यहाँ के जो प्रोजेक्ट हेड हैं संजय गुप्ता, वो अभी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि यह जो फर्टिलाइजर है, ये उत्तर भारत और पूर्वी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके शुरू होने से कितना फायदा होगा यहाँ के किसानों के लिए? पूर्वी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2002 में ये कारखाना बंद हो चुका था। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के प्रयासों से इसका दोबारा से काम शुरू हुआ और हमने एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया, जिसके प्रमोटर हमारे IOCL हैं, NTPC, कोल इंडिया लिमिटेड, HFCL एंड FCIL हैं। 2016 में हमारी स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी बनी। कंपनी बनने के बाद हमने इसका कॉन्ट्रैक्ट किया। इस प्लांट को बनाने के लिए हमने स्पेशल टेक्नोलॉजी को यूज किया। अमोनिया प्लांट की टेक्नोलॉजी हल्दो टॉप्सो की टेक्नोलॉजी है, यूरिया प्लांट की टेक्नोलॉजी साइपम इटली की टेक्नोलॉजी है। 2022 में हमने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया, कमीशन कर लिया। उसके बाद से निरंतर हम तकरीबन 4000 मीट्रिक टन पर डे यूरिया का उत्पादन कर रहे हैं और ये यूरिया हमारे बिहार में और 9 राज्यों में कंटिन्यूअस सप्लाई हो रहा है। क्या लगता है सर कि जो उत्पादन आप कर रहे हैं नीम कोटेड यूरिया, उस पर पीएम मोदी का भी खासा फोकस रहा है, कितना किसानों के लिए फायदेमंद है? ये नीम कोटेड यूरिया करने से, बिकॉज ये बहुत स्लो रिलीज होता है, तो इसमें जमीन की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है और हमारा कंजप्शन भी कम होता है। प्रतिदिन तकरीबन हम 4000 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन करते हैं और अभी तक हमने 12 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन इस कारखाने से कमीशनिंग होने के बाद तक कर लिया है। और इस कारखाने के लगने से तकरीबन 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। किस तरीके से आप पानी को स्वच्छ रखने और अपने खाद के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? इस खाद कारखाने में हमने नई पानी को ट्रीट करने का प्रोविजन रखा हुआ है। इनिशियली हम लोग गंगा वाटर यूज कर रहे हैं, तकरीबन 1400 मीटर क्यूब पर आवर की रेट से वहां से हम पंप कर रहे हैं। उस पंप को करने के बाद हमारे प्लांट के अंदर वाटर प्री ट्रीटमेंट प्लांट लगा है, जिससे कि हम उसको ट्रीट करते हैं। उसके बाद डीएम प्लांट बनाते हैं और जो प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है पानी की, उसी गंगा वाटर को ट्रीट करने के बाद हमारी हो जाती है। जो नौजवान हैं इस इलाके के आसपास के जो लोग हैं, उनके लिए भी एक बड़ा राहत का पैगाम है, रोजगार के द्वार भी है। इस प्लांट के लगने से जो हमारे नियर बाई एरिया में है, इसमें बहुत खुशहाली का माहौल बना हुआ है और लोगों को रोजगार मिल रहा है। प्रत्यक्ष रूप से भी लोग मिल रहा है और अप्रत्यक्ष रूप दोनों से हो रहा है। सिंदरी, बरौनी और गोरखपुर तीनों खाद कारखानों को शुरू करने के बाद कहीं न कहीं भारत में किसानों के लिए एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत हुई है और इस खाद कारखाने को जो कभी इतिहास के पन्नों में दर्ज था, वो एक बार फिर इतिहास दोहराने को बेताब है और पीएम मोदी 2 मार्च को इसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कैमरामैन एजाज हुसैन के साथ
बरौनी बेगूसराय से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में इंडिया अफ्रीका फ्रेंडशिप रोज गार्डन में एनडीएमसी रोज फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। 7 मार्च तक जारी रहने वाले नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के रोज फेस्टिवल में गुलाब की 70 से ज़्यादा अक़साम देखी जा सकती हैं। इस रोज फेस्टिवल में और क्या खास होगा, इस पर हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने एनडीएमसी के हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर रईस अली से खुसूसी बातचीत की। एनडीएमसी द्वारा रोज फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। क्या खास रहेगा इस रोज फेस्टिवल में, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनडीएमसी के हॉर्टिकल्चर के निदेशक रईस अली साहब। 2 तारीख से 7 तारीख तक चलेगा रोज़ फेस्टिवल। वैसे तो विजिटर बहुत आते हैं डेली, जब इसका पता चलेगा कि भाई इस तरह का फेस्टिवल है तो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ विजिट करेंगे। सर, कुल कितनी प्रजातियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी गुलाब की? इसमें 70 से ज़्यादा इंग्लिश गुलाब लगे हुए हैं और बाकी ये देसी गुलाब की भी कुछ बैट्स हैं जिसे बुश रोज़ कहते हैं, और 70 से ज़्यादा इंग्लिश गुलाब के बैट हैं। हमारा जो रोज़ गार्डन ये डेवलप हुआ है इंडिया अफ्रीका फ्रेंडशिप के टाइम, ये 2015 में डेवलप हुआ। एक ब्रिक्स रोज़ गार्डन है बराबर में, वो 2016 में डेवलप हुआ है। तो दोनों में 70 से ज़्यादा वैरायटी हमने इंट्रोड्यूस की है। जो गुलाब को देखना चाहते हैं वो कब से कब तक यहाँ आ सकते हैं और समय क्या रहेगा? सुबह को मॉर्निंग वॉकर भी आते हैं तो सुबह से आने लग जाते हैं। पूरा दिन आप देख रहे हैं कितना लोग मतलब आपको विजिटर दिखाई दे रहे हैं, तो पूरा दिन चलता रहा। वीकेंड पे और ज़्यादा आते हैं। मौसम कहीं ना कहीं पूरी तरह से बदल रहा है, ऐसे में गुलाब पे क्या असर दिखाई दे? बर्ड्स निकलनी शुरू हुई है। अगर मौसम थोड़ा सा वैसा हो जाता, पूरा सन ना मिले, तो 1-2 दिन ब्लूम स्लो हो जाता हो। यहाँ सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कौन से गुलाबों पर रहेगा? डिफरेंट कलर है, सारी वैरायटी इंग्लिश वैरायटी है, तो सभी अच्छा लगता। अब लोगों के पसंद के ऊपर है कौन सा कलर किसको पसंद है। डार्क रेड भी मिलेगा, वाइट भी मिलेगा, ऑरेंज भी मिलेगा, आपको ये पिंक भी मिलेगा और आपको ब्लैक रोज़ भी है। तो अगर आप भी गुलाब की 70 से ज़्यादा वैरायटी देखना चाहते हैं तो चाणक्यपुरी स्थित इस रोज़ गार्डन में चले आइए, जहां आपको एक से बढ़कर एक गुलाब देखने को मिलेंगे। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। महकमा मौसमियात ने कल तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में शदीद बारिश और बर्फबारी के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मगरबी उत्तर प्रदेश, शुमाली मध्य प्रदेश, मशरक़ी राजस्थान और मशरक़ी उत्तर प्रदेश में कल तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। मगरबी हिमालयाई इलाके में अगले 2 दिनों में बर्फबारी की पेशगोई की गई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और शुमाली मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। वहीं जम्मू के मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश और बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने डोडा समेत वादी चिन्नाब के पहाड़ी अजला में एहतियाती तदाबीर के तौर पर तालीमी इदारों को 2 रोज़ के लिए बंद रखने का फैसला किया है और आम लोगों को भी घरों के अंदर रहने को कहा गया है। किश्तवाड़ जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली सिंथन सड़क को बंद कर दिया गया है। बर्फबारी और मूसलाधार बारिश के बाद इलाके में सर्दी में भी नुमाया इजाफा हो गया है। ख्वातीन मुजाहिदीन आज़ादी पर सुनीता कौंडल की लिखी गई किताब इनक्रेडिबल वुमेन्स ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल में 36 ख्वातीन की कहानी है जिन्होंने आज़ादी की जद्दोजहद में अहम किरदार अदा किया। मरकज़ी हुकूमत की वजारत तालीम की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में जॉइंट डायरेक्टर के तौर पर काम करने वाली मुज़न्निफ़ा सुनीता कौंडल ने अपनी किताब में ऐसी ख्वातीन का जिक्र किया है। इन ख्वातीन को कहाँ से तहरीक मिली, इस पर मुसन्निफ़ा सुनीता कौंडल से हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने खुसूसी बातचीत की। देश को आज़ाद कराने में बहुत सी महिलाओं ने अपनी अहम भूमिका निभाई। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाने में अपना सब कुछ निछावर कर दिया। ऐसी ही महिलाओं को खोजकर पुस्तक लिखी है सुनीता कौंडल जी ने। ये पुस्तक बहुत सारी महिला स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मैंने लिखी है, जिनका आज़ादी के संग्राम में एक बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत वीरता उन्होंने दिखाई, लेकिन उनके साहस की, उनकी वीरता की जो कहानियां हैं या उनके जो भी साहस उन्होंने उस वक्त दिखाए, वो कहीं इतिहास के पृष्ठों में ऐसे लगता है गुम हो गए हैं। प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इस पुस्तक को लिखने की मुझे प्रेरणा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो पहल एक शुरू की गई है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, आज़ादी का अमृत महोत्सव,
उससे मिली है। जब ये पुस्तक को लिखने का दिमाग में मेरे आया तो मैं ढूंढ रही थी, हाँ विशेष नामों में पुरुषों के नाम तो बहुत मिले, उन सभी को मेरा अभिवंदन, लेकिन जब महिलाओं का मैं देखने लगी तो उनका उल्लेख इतना नहीं मिला जितने कि वो जिस सम्मान की वो पात्र हैं। तो बस वही सोचते हुए आज़ादी का अमृत काल चल रहा है, तो मुझे एक ऐसा अवसर कह लीजिए मिल गया कि मैं उनकी महान कथाओं को, उनकी महान साहसिक कारनामों को सभी के साथ साझा कर सकूं। कौन कौन सी महिलाएं हैं जो स्वतंत्रता सेनानी रही हैं और कहाँ कहाँ से आपने इसकी रिसर्च करी? जी, ये मेरी इस पुस्तक में दर्ज 36 महिलाओं की जो साहसिक कारनामे बहुत ही रोमांचकारी हैं। जब मैं इनके बारे में लिख रही थी और सोच रही थी तो बहुत मैंने रिसर्च किया। जैसे जैसे मैं खोजती गई तो मुझे और भी नाम मिलते गए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से अब रानी लक्ष्मीबाई, उनके नाम से हम सभी रूबरू हैं, बट झलकारी बाई शायद हम इतना नहीं जानते। कोयली, उदा देवी, मतानगिनी हाजरा, प्रीतिलता वादेदर, कनकलता बरुआ जो 17 वर्ष में युवा शहीद सबसे पहली हम कह सकते हैं उनको, उनका इतना उल्लेख शायद इतिहास में नहीं है। तो मैंने इस पुस्तक में लगभग सभी क्षेत्रों से, क्योंकि जब आज़ादी का आपको मालूम है आंदोलन का आह्वान हुआ, चल ही रहा था, तो सभी क्षेत्रों से, सभी वर्गों से, हर आयु वर्ग से, यहाँ तक कि सभी लोग आज़ादी के मैदान में कूद पड़े थे। तो हर क्षेत्र की महिलाएं, चाहे आसाम से हों, बंगाल से हों, महाराष्ट्र से हों, गुजरात से हों, सभी प्रांतों की महिलाएं इस आंदोलन में कूद पड़ी। कौन सी कहानी आपको बहुत ज़्यादा आपके दिल को छूती है और क्यों? देखिए, मुझे ये 36 महिलाएं, वीरांगनाएं सभी मेरे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि जब मैं ये पुस्तक लिख रही थी तो मुझे लगा मैं एक नहीं 36 जिंदगियां जी रही हूँ। कभी मुझे लगता था मैं कोयली हूँ जिसे हम कह सकते हैं सुसाइड बॉम्बर उस वक्त का। कभी मुझे लगा मैं कस्तूरबा गांधी बन जाती हूँ, कभी मुझे लगा एक पुरुष वेश में मैं उदा देवी हूँ, कभी मुझे लगा कि मैं कैप्टन लक्ष्मी सहगल हूँ, कभी मुझे लगा मैं उषा मेहता हूँ, कभी पार्वती गिरी, कभी रामा देवी चौधरी, तो कभी दुर्गावती, कभी बसंती देवी, कभी गुलाब कौर। तो हर एक की ज़िंदगी को मुझे उस वक्त लगा कि मैं वही जी रही हूँ। तो मेरे दिल के करीब अगर मैं कहूँ, शांति घोष, सुनीति चौधरी, ये 14 और 15 वर्ष की वो युवतियाँ हैं जो एक सामान्य जीवन जी सकती थी। उनकी उंगलियाँ इतनी छोटी थी कि बंदूक का ट्रिगर ही नहीं दबा पाती थी। तो उन्होंने उसका प्रैक्टिस किया कि कैसे हम गोली चलाएंगे, और जब उन्होंने गोली चला दी उसी वक्त ये था कि हत्या तो हो गई मगर उनको पकड़ लिया गया। 10 साल की छोटी छोटी युवतियों को कठोर सज़ा दी गई। तो कहीं ना कहीं अभी तक लोगों ने गुमनाम नायकों के बारे में ज़रूर पढ़ा और देखा होगा और समझा होगा, लेकिन गुमनाम नायिकाओं की कहानी को अगर जानना और समझना है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, तो यह पुस्तक जरूर पढ़ें। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ क्रिस निशाना, डीडी न्यूज, नोएडा। लोकसभा इंतखाबात 2024 में 100% टर्नआउट को यकीनी बनाने के लिए मुरादाबाद ज़िले में वोटर बेदारी मुहिम का इनेकाद किया गया। पद्मश्री से नवाजे गए मुरादाबाद ज़िले के मशहूर दस्तकार दिलशाद हुसैन ने भी इस मुहिम में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए नौजवानों की हिस्सेदारी ज़रूरी है। पूरे हिंदुस्तान से अपील करता हूं कि अपना वोट कीमती बनाएं, उसका इस्तेमाल करें। जो नए बच्चे हैं, जो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, उनके भी वोट आए हैं। मैं उनसे भी अपील करता हूं कि अपना वोट सही इस्तेमाल करें, अच्छी सरकार लाएं जिससे कि हम दस्तकार हैं और लोग हैं उनके लिए वो कुछ कर सकें। दिफा में खुद इन्हिसारी के एक हिस्से के तौर पर और मेक इन इंडिया पहल को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए वजारत दिफा ने आज दिल्ली में 39,000 करोड़ रुपए के 5 बड़े सरमायाकारी के माहिदों पर दस्तखत किए हैं। माहिदों का तबादला वज़ीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह और दिफाई सेक्रेटरी जनाब गिरिधर रामन की मौजूदगी में हुआ। 5 माहिदों में से एक माहिदा भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिग 29 तैयारों के एरो इंजनों की खरीदारी का था। ये सौदे देसी सलाहियतों को मज़ीद तक़वियत देंगे, ज़र मुबादला की बचत करेंगे और मुस्तक़बिल में गैर मुल्की साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग पर इन्हिसार कम। हमने 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। एक जो है वो क्लोज इन वेपन सिस्टम की कॉन्ट्रैक्ट है, और क्लोज इन वेपन सिस्टम एक ऐसा वेपन सिस्टम है जो
बहुत ही वाइटल एसेट को प्रोटेक्ट करता है एरियल थ्रेट के अगेंस्ट, और इसमें एडवांस गन सिस्टम्स है, रडार्स हैं, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, और अब इस तरीके के क्लोज इन वेपन सिस्टम देश भर में अलग अलग क्रिटिकल लोकेशंस में डिप्लॉय किए जाएंगे। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है वो हाई पावर रडार का कॉन्ट्रैक्ट है, और ये जो हाई पावर रडार है ये एक बहुत ही एडवांस सेंसर है जो दूर दूर तक का टारगेट आइडेंटिफाई कर सकता है और टारगेट डेजिग्नेट कर सकता है। तो एयरफोर्स की सुरक्षा के लिए ये बहुत ही क्रिटिकल इक्विपमेंट है, और ये भी देश भर में अलग अलग लोकेशंस में डिप्लॉय किए जाएंगे। तो आज ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा दिन है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका जल्द ही गजा तक इंसानी इमदाद की फ़िज़ाई तरसील शुरू कर देगा। इस इक़दाम से गजा को खुराक, अद्वियात और पानी जैसी ज़रूरी अशिया फराहम की जाएंगी। अमेरिका ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से शुमाल में इजाफी क्रॉसिंग खोलने का मुतालबा किया है, जिससे गजा तक इजाफी इमदाद पहुँच सकती है। बाइडेन ने यह ऐलान इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात में किया। बाइडेन का बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब इसराइली फौजियों की जानिब से खाने पीने की अशिया लेने की कोशिश करने वाले फिलिस्तीनियों के हुजूम पर फायरिंग के नतीजे में 100 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। उधर अब्बास ने कहा है कि गजा के इलाके में इसराइली फ़ौज की बमबारी में 7 यरगमाली भी मारे गए हैं। कई ममालिक ने गजा में होने वाले इस हमले की मजम्मत की है। रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच आज से खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में तमिलनाडु का मुकाबला मुंबई से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में विदर्भ और मध्य प्रदेश की टीमें आमने सामने होंगी। तमिलनाडु और मुंबई के दरमियान सेमीफाइनल मुंबई में खेला जाएगा। काबिल जिक्र है कि मुंबई ने क्वार्टर फाइनल में बड़ौदा को पहली इनिंग्स की बरतरी की बुनियाद पर शिकस्त दी थी। विदर्भ और मध्य प्रदेश के दरमियान मैच नागपुर में होगा। श्री एस अय्यर की कमर की तकलीफ की वजह से बड़ौदा के खिलाफ खेले गए क्वार्टर फाइनल में वो नहीं खेल सके थे। ख्वातीन प्रीमियर लीग के नवे मैच में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इस एडिशन में दोनों टीमों ने 4-4 मैच खेले हैं, जिनमें से दोनों टीमों ने 3-3 में जीत हासिल की है। ऐसे में आज के मैच में आरसीबी और मुंबई इंडियंस के दरमियान दिलचस्प खेल देखने को मिलेगा। कल खेले गए मैच में यूपी वॉरियर्स ने गुजरात जायंट्स को 6 विकेटों से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही यूपी वॉरियर्स पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। गुजरात जायंट्स की टीम अब तक एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाई और ये टीम पॉइंट्स टेबल में आखिरी पोजीशन पर है। और अब एक नजर मौसम के मिजाज पर। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। इजाज़त दीजिए। आदाब।